हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्लैक मिरर हॉरर। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। आज मैं आपके लिए हैलोवीन स्पेशल हॉरर स्टोरीज़ लेकर आई हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आपको ये कहानियाँ पसंद आएगी। अगर कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हाँ, साथ ही बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको मेरी नए वीडियो की अपलोड्स की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानियाँ। शहर में हुआ एक और खून। आज के समाचार पत्रों की हेडलाइंस था, कुछ महीनों से हो रही इन हत्याओं ने लोगों को डर के साए में जीने पर मजबूर कर दिया था। खूनी अपने शिकार के गर्दन पर अपने नुकीले दांतों के निशान छोड़ता जा रहा था। इतनी घनी आबादी में इस खूनी का पता लगा पाना पुलिस विभाग के लिए टेढ़ी खीर साबित हो रहा था। उसी रात मिस्टर डैनियल ने अपने घर में हैलोवीन पार्टी रखी थी, जो 20-35 साल तक की उम्र के युवा लड़के लड़कियों के लिए थी। इस तरह की पार्टियां युवाओं को बहुत आकर्षित करती हैं। कैरेन और हेनरी भी अपने आप को इस पार्टी में जाने से न रोक सके। दोनों भाई बहन निकल पड़े हैलोवीन नाइट एंजॉय करने के लिए। दोनों भाई बहन रात 10 बजे तक मिस्टर डैनियल के घर पहुंच गए। वहां और भी लड़के लड़कियों का जमघट लगा था। पार्टी की बहुत अच्छी तैयारी की गई थी। कैंडल और लाइट्स की मध्यम रोशनी में माहौल एकदम डरावना सा लग रहा था। नकली जाले, चमगादड़, मकड़ियाँ, डरावने चेहरे वाली तस्वीरें, छत से लटकते कैंडल्स, फटे पर्दे बड़े से हॉल को खौफनाक रूप दे रहे थे। हेनरी और कैरेन हॉल में रखे टेबल के पास आकर खड़े ही हुए थे कि मिस्टर डैनियल माइक लेकर कहने लगे, हेलो बॉयज़ एंड गर्ल्स, आप सभी का स्वागत है इस हैलोवीन पार्टी में। आपके लिए तरह तरह के गेम्स और ड्रिंक्स रखे गए हैं। आप सब उसका भरपूर मज़ा उठाएं। और एक राज की बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ, गौर से सुनिए। आज इस पार्टी में हम सभी के बीच वैम्पायर भी मौजूद है, जो रात 12 बजे तक आप सबके सामने होंगे। तो अपनी खोज जारी रखें और राज खुलने का इंतज़ार करें। मिस्टर डैनियल तो ये अनाउंसमेंट करने के बाद सबके लिए खाने पीने का इंतज़ाम करने चले गए, लेकिन वहाँ जितने भी लोग मौजूद थे वो एक दूसरे को शक की निगाहों से देखने लगे और दूर खड़े दिखे। कैरेन, तुम चुपचाप क्यों खड़ी हो? तुम्हें क्या लगता है कौन होगा वो जिसके बारे में मिस्टर डैनियल कह रहे थे? हेनरी, कोने में चुपचाप खड़े उस आदमी को देखो, मुझे तो उस पर शक है। देखो, उसकी चमकीली बड़ी बड़ी आंखें कैसे इधर उधर घूम रही हैं। मुझे तो लगता है वही है, ज़रूर वो अपने शिकार को ढूंढ रहा है। कैरेन ने आंखें तरेते हुए अपने भाई हेनरी से कहा। दोनों भाई बहन पूरे हॉल में सरसरी निगाहें डालकर छुपे हुए वैम्पायर को खोजने की कोशिश कर रहे थे। हर किसी के चेहरे और हाव भाव का बारीकी से निरीक्षण करने लगे कि तभी किसी के हंसने की आवाज़ आई। उन दोनों की नज़र जैसे ही हॉल के उस कोने में गई, आश्चर्यचकित होकर वह एक दूसरे को देखने लगे। ये आवाज़ एक लड़की की थी जो हंसती थी, तो उसके आगे के दो नुकीले दांत कमरे की मध्यम रोशनी में उसे वैम्पायर ही दिखा रहे थे। हेनरी खुश हो गया कि उसने समय रहते राज का पर्दाफाश कर दिया, लेकिन अफसोस, दोनों भाई बहन की मेहनत बेकार गई। पार्टी में तरह तरह के डरावने खेलों का इंतज़ाम भी किया गया, जिसमें से एक था गार्लिक ब्रेड चैलेंज। इस गेम में वहाँ मौजूद लोगों को गार्लिक ब्रेड खाना था। चैलेंज था कि 1 मिनट में कौन कितना खा सकता है। सबने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और गेम शुरू हुआ। तभी उनमें से एक लड़का ज़ोर से कहने लगा, नहीं नहीं, मुझे नहीं खाना। अभी उसकी बात ख़त्म भी नहीं हुई थी कि सब लोग उसे आंखें बड़ी कर घूरने लगे, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि वैम्पायर को गार्लिक पसंद नहीं होता। वो लड़का सकपकाते हुए कहने लगा, मुझे एलर्जी है इस ब्रेड से, इसलिए नहीं खाता। उस लड़के की बात सुनकर गार्लिक ब्रेड वाले गेम को हटाकर दूसरा गेम रखा गया, जिसे सभी खेल सके। सब लोग फिर से अलग अलग गेम खेलने में लग गए। हेनरी और कैरेन बीच बीच में अपनी जासूसी जारी रखते हुए लोगों को गौर से देखते ही जा रहे थे। कमरे के लगभग सभी लोगों की हरकतों का मुआयना कर लेने के बाद भी उन दोनों भाई बहनों के हाथ कुछ न लगा, तो वो कमरे में इधर उधर टहलते हुए मिस्टर डैनियल के घर के बाकी हिस्सों में घूमने लगे। थोड़ा आगे जाने पर हेनरी अपनी नाक सिकोड़ने लगा। कुछ अजीब सी सीलन जैसी बदबू आ रही थी उसे। ये तुम क्या कर रहे हो?
कैरन ने उसकी ओर देखते हुए पूछा। कुछ बदबू सी आ रही है, बड़ी अजीब दुर्गंध है, नाक भी नहीं दी जा रही। हेनरी ने अपनी नाक दबाते हुए कहा। हाँ, बदबू आ तो रही है, शायद इसी कमरे से आ रही है। कैरन ने पास की एक दीवार की ओर इशारा करते हुए कहा। चलो तो देखें कि ऐसा क्या रखा है मिस्टर डेनियल ने यहाँ। हेनरी इतना कहते हुए एक स्टूल पर खड़ा होकर उस दीवार में ऊंचाई पर बनी छोटी खिड़कियों से झांकने लगा। कुछ देर बाद उसने हाथों से कैरन को इशारा कर उसे भी स्टूल लगाकर देखने के लिए कहा। उन दोनों ने कमरे में झांका तो वाकई ये बदबू वहीं से आ रही थी। कमरे में खून के बड़े बड़े धब्बे थे, कुछ दांत भी इधर उधर बिखरे पड़े थे। दोनों भाई बहन नीचे उतरे तो कुछ देर तक अपलक एक दूसरे की ओर ताकते रहे। तो क्या मिस्टर डेनियल ही वैम्पायर है? कमरे में बिखरे खून और नुकीले दांतों के टुकड़े तो यही कह रहे थे। हेनरी और कैरन हॉल रूम की ओर लपके। उन्होंने पार्टी में मौजूद सभी लोगों को इकट्ठा किया और मिस्टर डेनियल के कमरे में झांक कर देखने को कहा। कमरे में मौजूद उन चीज़ों को देखकर सबके होश उड़ चुके थे। सभी लोग हॉल रूम की ओर भागे। रास्ते में नकली कंकाल से हेनरी टकराते टकराते बचा। कैरन ने उसका हाथ पकड़कर उसे बचा लिया। सब लोग हॉल में पहुंचे और इससे पहले कि कुछ कर पाते, मिस्टर डेनियल एक बार फिर माइक लेकर कुछ कहने जा रहे थे। हेनरी और कैरन के साथ वहां मौजूद सभी लोग मिस्टर डेनियल को घूरे जा रहे थे, क्योंकि वो आज की रात खुलने वाला राज जान गए थे। हेलो वंस अगेन। तो क्या आप लोग ढूंढ पाए हमारे बीच छिपे वैम्पायर को? कोई बात नहीं, शायद पार्टी ही इतनी अच्छी थी कि आप लोगों को वक्त का पता ही नहीं चला। 12 बजने वाले हैं और अब वैम्पायर भी हमारे बीच होगा। वो अब छिप नहीं सकता। मिस्टर डेनियल के इतना कहते ही घंटे वाली घड़ी से आवाज़ आने लगी जो 12 बजने का इशारा कर रही थी। पूरा कमरा शांत था, मानो जैसे सबको सांप सूंघ गया हो। सब लोग हैरत से घड़ी की ओर देखने लगे। तभी कमरे में अंधेरा छा गया। कुछ देर बाद जब लाइट आई तो सबकी निगाहें मिस्टर डेनियल की ओर आकर ठहर गई, लेकिन वो तो बिल्कुल पहले जैसे ही सामने खड़े थे। ये कैसे हो सकता है? अगर मिस्टर डेनियल वैम्पायर नहीं है तो फिर कौन है? जल्दी ही सबको उनके सवालों का जवाब मिल गया जब उन्होंने अपनी नज़रों को दूसरी ओर घुमाया। वहाँ का दृश्य देखकर सबकी सांसें हलक में अटक गई थी। जहाँ लोग एक वैम्पायर का राज खुलते देखने को बेचैन थे, वहीं लोग अपने सामने दो दो वैम्पायर्स देख रहे थे जिनकी आंखें लाल हो गई थी। नुकीले दांत बाहर की ओर दिखाई दे रहे थे। अब तक जो भाई बहन पार्टी में घूम घूम कर वैम्पायर के राज खुलने का इंतज़ार कर रहे थे और मिस्टर डेनियल के उस बदबूदार कमरे तक पहुंच गए जहां उन्होंने वैम्पायर्स पर स्टडी करने के लिए खून और दांतों के सैंपल्स रखे हुए थे, वो अपने असली रूप में आ चुके थे। उनका राज सबके सामने था। वैम्पायर्स बन चुके हेनरी और कैरन ने कुछ ही देर में लोगों की खून से अपनी प्यास बुझाई और निकल गए। अगले दिन अखबार और टीवी में मिस्टर डेनियल के घर हुई हैलोवीन पार्टी सुर्खियों में थी, जिसमें वैम्पायर्स ने बहुत से लोगों को अपना शिकार बनाया था। अब सुनते हैं हमारी दूसरी कहानी। मुंबई का मशहूर सेंट जोसेफ आर्ट्स एंड कॉमर्स कॉलेज, जहां शहर के कई रईसजादों के बच्चे पढ़ते हैं। इसी कॉलेज में कुछ लड़के लड़कियों का ग्रुप था जो कि जीवन के दुखों से दूर मौज मस्ती में अपनी ज़िंदगी जी रहे थे। एक दिन कॉफ़ी शॉप में सभी बैठकर बातें कर रहे थे। यार, मैं तो बहुत बोर हो गया हूँ, लाइफ में कुछ रोमांचक नहीं हो रहा है। रोज़ वही कॉलेज, दोस्तों के साथ मस्ती, कुछ नया नहीं। राहुल ने कहा। यह बात तो सही है, मुझे भी ऐसा ही लगता है, मिनी बोली। क्यों ना हम हैलोवीन पार्टी मनाएं? रितेश ने सुझाव दिया। ये हैलोवीन क्या होता है? आकाश ने पूछा। हैलोवीन एक त्यौहार है जो 31 अक्टूबर को मनाया जाता है, जो मूलतः आयरिश लोगों का त्यौहार है। उनका मानना है कि इस दिन मरे हुए लोग इस दिन पृथ्वी पर आते हैं, इसलिए लोग इस दिन अलग अलग भूत प्रेतों व सुपर हीरो की वेशभूषा पहनते हैं और पार्टी करते हैं, नमिता ने बताया। वाह, ये तो बहुत मज़ेदार लग रहा है। अगले शनिवार को हैलोवीन है, हम भी हैलोवीन पार्टी करते हैं। मैं होटल बुक कर देता हूँ, सब अपने अपने दोस्तों को बुला लेना। आकाश खुश होकर बोला। सब राज़ी हो गए और अगले शनिवार की तैयारियों में जुट गए। हैलोवीन की रात को सभी अलग अलग वेशभूषाओं में होटल नाइट गार्डन पहुँचे। वहाँ का नज़ारा बहुत डरावना था।
पार्टी की थीम कब्रिस्तान थी। वहाँ बहुत सारी कब्रें बनी हुई थी। राहुल एक आत्मा बनकर आया था। मिनी एक चुड़ैल के रूप में थी। वहीं रितेश राक्षस के रूप में बड़ा डरावना लग रहा था। नमिता एक ज़ॉम्बी के रूप में थी। यह आकाश कहाँ रह गया? रितेश ने पूछा। आता ही होगा, थोड़ी देर पहले ही उसका फ़ोन आया था, मिनी बोली। सब पार्टी का आनंद लेने लगे। थोड़ी ही देर में आकाश अपनी गाड़ी से होटल के बाहर पहुंचा। उसने काल पुरुष का रूप लिया था, जो सबको उनके गुनाहों की सज़ा देता है। वो गाड़ी से बाहर उतरा। अरे, मेरा मास्क तो घर पर ही रह गया, अब क्या करूं? आकाश सोच ही रहा था कि उसे सामने झाड़ियों में एक मास्क दिखा। वो बहुत खौफनाक लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी इंसान का चेहरा हो। आकाश ने वो मास्क अपने चेहरे पर लगा लिया। जैसे ही उसने मास्क लगाया, उसके अंदर अजीब सी शक्ति आ गई। आकाश के दिमाग पर किसी और शक्ति का कब्जा हो चुका था। आकाश ने गाड़ी से फरसा निकाला और होटल के अंदर चला गया। अंदर पहुंचते ही वो रितेश से टकराया। रितेश ने आकाश को गाड़ी से उतरते देख लिया था। बहुत देर लगा दी तूने, सब तेरा पार्टी में इंतज़ार कर रहे हैं। तू जा, मैं आता हूँ। रितेश ऐसा बोलकर बाहर चला गया। आकाश भी उसके पीछे चल दिया। रितेश वहीं सुनसान गली में जाकर चुपके से नशा कर रहा था। तभी पीछे से आकाश आ गया। रितेश घबरा गया। उसने पीछे मुड़कर देखा तो आकाश काल के रूप में खड़ा था। ओह, तूने डरा ही दिया। ले, तू भी आज स्वाद चख ले, रितेश ने कहा। अब तेरा अंत आ गया है। तेरे गुनाहों की सज़ा मौत है, आकाश बोला। क्या मजाक कर रहा है यार? अपने गेटअप को तूने गंभीरता से ले लिया है, रितेश बोला। अचानक ही आकाश ने फरसा उठाया और रितेश का सिर धड़ से अलग कर दिया। उसके बाद आकाश होटल के अंदर वापस आ गया। अंदर जाते ही उसे राहुल दिखा। वो टॉयलेट जा रहा था। अंदर जाकर वो राहुल के पास खड़ा हो गया। राहुल आकाश की अंगूठी से उसे पहचान गया। आकाश, बहुत देर कर दी आने में। तेरे फरसे पर लगा लाल रंग असली लग रहा है। स्वयं काल बनकर आया है आज तो तू, राहुल ने हंसते हुए कहा। आकाश ने फरसा उठाया और उससे राहुल के सीने पर वार किया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। बाहर निकलकर उसे मिनी दिखी, जो कि चुड़ैल की तरह सबको डरा रही थी। मिनी को किसी का फ़ोन आया और वो बात करते करते स्विमिंग पूल के पास पहुंच गई, जहां कोई नहीं था। मिनी बात करके पीछे मुड़ी तो वो बहुत डर गई। वहाँ आकाश काल के रूप में फरसा लेकर खड़ा था। कौन हो तुम? मिनी ने घबरा कर पूछा। तुम्हारा काल, आकाश बोला। इतना बोलकर आकाश ने फरसे से मिनी की हत्या कर दी। इसके बाद वो अंदर गया। पार्टी खत्म हो चुकी थी। केवल नमिता उस हॉल में बची थी। आकाश ने नमिता के कंधे पर हाथ रखा। नमिता घबरा गई। वो मास्क वाला खौफनाक चेहरा देखकर चिल्लाई। वो दरवाजे की ओर भागी। आकाश ने फरसा नमिता के ऊपर फेंका, जिससे नमिता की मौत हो गई। अब आकाश अकेला बचा था। उसने खौफनाक मास्क अपने चेहरे से हटाया। उसे अचानक अतीत की बात याद आने लगी। पूरा ग्रुप 4 साल पहले एक ट्रिप पर गया था। रितेश नशे की हालत में गाड़ी चला रहा था। भाई, धीरे गाड़ी चलाओ, किसी को उड़ा मत देना, राहुल बोला। तू चिंता मत कर, मेरे बाप के पास बहुत पैसा है, बचा लेगा मुझे, रितेश हंसते हुए बोला। तभी अचानक एक लड़की गाड़ी के सामने आ गई। रितेश गाड़ी रोक नहीं पाया और लड़की घायल हो गई। रितेश ने गाड़ी रोकी। अरे, ये क्या कर दिया तूने? राहुल घबराते हुए बोला। चलो उस लड़की को देखते हैं, मिनी बोली। वो लड़की अभी भी जीवित है। ये लड़की तो जिंदा है, इसे तुरंत अस्पताल ले जाते हैं, नमिता बोली। पागल हो क्या? हम इसे अस्पताल ले गए तो फंस जाएंगे, इसे यहीं रहने दो, रितेश बोला। हाँ, मेरे पापा को पता चल गया तो ट्रिप पार्टी सब बंद हो जाएगी, आकाश बोला। वो उस लड़की को वहीं छोड़कर चले गए, जिससे उस लड़की की मौत हो गई। आकाश ने फरसा उठाया और खुद को मार दिया। वो सामने बनी कब्र में गिर गया। अगले दिन पुलिस ने केस दर्ज किया। होटल वालों ने उस हॉल को साफ करवाया। वो खौफनाक मास्क एक कचरे की गाड़ी में पड़ा हुआ था। अब सुनते हैं हमारी तीसरी कहानी। मम्मी, परसों लीज़ा ने अपने घर पर हैलोवीन पार्टी के लिए बुलाया है सारी क्लास को। ये लीज़ा कौन है? मम्मी, नई आई है क्लास में अमेरिका से। लीज़ा भारतीय है या अंग्रेज़? मम्मी, है तो वो भारतीय ही, लेकिन वो अमेरिका में ही पली बड़ी है।
उसके मम्मी पापा बहुत सालों पहले अमेरिका में जाकर बस गए थे। भारतीय विदेशों में बसने के लिए मरे जा रहे हैं और ये लोग भारत वापस आ गए हैं। बड़ी अजीब बात है। मम्मी, आपने जवाब नहीं दिया कि मैं लीज़ा की पार्टी में जाऊं कि नहीं। सच कहूं रिया, मुझे ये हैलोवीन त्यौहार बिल्कुल भी पसंद नहीं है। डरावने डरावने कॉस्ट्यूम और मास्क लगाकर लोग पता नहीं कैसे पार्टी कर लेते हैं और इन्हें डर भी नहीं लगता। मम्मी, मुझे तो बहुत पसंद है। लीज़ा ने मुझे अपनी लास्ट हैलोवीन पार्टी का वीडियो भेजा था। थोड़ा डरावना था लेकिन मस्त था। मुझे भी हैलोवीन के लिए एक कॉस्ट्यूम लेना है और एक मास्क भी। सॉरी रिया, मैं ऐसी पार्टी में जाने की इजाज़त नहीं दे सकती। मम्मी, पूरी क्लास जा रही है। अगर मैं नहीं गई तो सब लोग मुझे डरपोक कहकर चिढ़ाएंगे। मेरी बहुत बेइज्जती होगी क्लास में। पापा, आप प्लीज़ समझाओ ना मम्मी को। ओहो भारती, जाने दो ना रिया को, 10वीं में है वो, अब बच्चे का मन मत मारो। ठीक है रिया, तुम जा सकती हो पार्टी में। कल तुम और मैं शाम को ड्रेस खरीदने चलेंगे। अमित, तुम कल जल्दी आ जाना घर, आशु को संभाल लेना। मम्मी, आशु को भी लेकर चलते हैं ना मॉल। नहीं बेटा, अभी वो छोटा है, डर सकता है। ओके मम्मी, फिर हम दोनों चलेंगे। थैंक यू मम्मी। आरती मुस्कुराकर रिया के सिर पर हाथ फेरती है और रसोई में चली जाती है। अगले दिन शाम को रिया एक काले रंग का गाउन खरीद कर आती है जिसमें छोटे छोटे कंकाल बने हुए थे और साथ ही में पहनने के लिए हड्डियों वाली माला और भयानक सा दिखने वाला मास्क। अगली शाम को रिया जैसे ही तैयार होकर निकलती है, कमरे से बाहर उसका छोटा भाई आशु उसे देखकर जोरों से रोने लगता है। रिया, ओहो आशु, मैं रिया दीदी हूँ, तू डर मत। तभी आरती दौड़कर आती है आशु को उठाने। एक पल के लिए तो आरती का दिल भी धक सा रह जाता है रिया को देखकर। अगर आरती को पता नहीं होता ये उसकी बेटी रिया है तो आरती को तो दिल का दौरा ही पड़ जाता डर के मारे। अमित, रिया ज़्यादा मस्ती मत करना पार्टी में, और आते वक्त मुझे फ़ोन कर देना, मैं लेने आ जाऊंगा। रिया, ओके पापा। अमित रिया को लीज़ा के घर छोड़कर आ जाता है। हैलोवीन पार्टी में सब पहले से ही मौजूद होते हैं। लीज़ा का घर काफ़ी बड़ा होता है। हॉल में पार्टी रखी होती है। हॉल में हल्की रोशनी होती है। सबने अलग अलग तरह के डरावने कॉस्ट्यूम और मास्क पहने होते हैं। मास्क लगाने की वजह से कोई पहचान में ही नहीं आ रहा होता है। म्यूज़िक भी एकदम भूतिया फिल्मों के बैकग्राउंड म्यूज़िक की तरह चल रहा होता है। तभी लीज़ा माइक हाथ में लेकर सबके बीच खड़ी हो जाती है और कहती है, फ्रेंड्स, आप सब अपने मास्क कुछ देर के लिए उतार कर सामने वाले टेबल पर रख सकते हैं। वहाँ पर पहले से ही कुछ मास्क पड़े हैं। सभी वहाँ पर अपने अपने मास्क रख देते हैं और फिर लीज़ा सबके मास्क मिक्स कर देती है। अब आप लोग कोई भी मास्क उठाकर पहन सकते हैं। थैंक यू आप सभी का मेरी हैलोवीन पार्टी में आने के लिए। कल मैंने इंटरनेट पर एक हैलोवीन मूवी देखी थी जिसमें कुछ बच्चे मिलकर एक आत्मा को बुलाते हैं और वो उससे बात करते हैं। हम सब भी आत्मा को बुलाकर देखें क्या? बहुत मज़ा आएगा। बोलो, क्या कहते हो तुम लोग? तभी सुमित सवाल करता है, लेकिन आत्मा को हम वापस कैसे भेजेंगे? जिस तरह वो आएगी उसी तरह वापस भी चली जाएगी। कोशिश करके देखते हैं। आ गई तो आ गई, नहीं तो नहीं। अगर हाँ है तो सब हाथ खड़े करो। रिया मन ही मन डर रही होती है, लेकिन सबको हाथ खड़ा करते देख वो भी हाथ खड़ा कर देती है। देखते हैं यहाँ कौन सबसे बहादुर है जो आत्मा को बुलाने की हिम्मत रखता है, क्योंकि जो आत्मा बुलाएगा वो आत्मा कुछ देर के लिए उसी के शरीर में प्रवेश कर जाएगी और तुम सबके प्रश्नों का उत्तर देगी। सब मेज के इर्द गिर्द कुर्सियाँ लगाकर बैठ जाते हैं। लीज़ा मेज पर एक कांच की बोतल घुमाती है। जिसकी तरफ ये बोतल घूमेगी वही आत्मा को बुलाएगा। इसी तरह सबकी बारी भी आ जाएगी। बोतल रिया की तरफ घूमती है। रिया डर जाती है अंदर से, लेकिन अपना डर चेहरे पर दिखाती नहीं। लीज़ा गेम शुरू करने के पहले सबको समझा देती है कि आत्मा कैसे बुलानी है। रिया लीज़ा के कहे अनुसार सफ़ेद रंग का प्लेन पेपर और सफ़ेद रंग की जलती हुई मोमबत्ती मेज पर रख देती है और हाथ में पेंसिल को हल्के से पकड़कर रखती है और आत्मा को बुलाती है। हे आत्मा, तुम अगर यहाँ पर इस समय मौजूद हो तो मेरे सामने आओ। ऐसा वो 3 बारी कहती है और कुछ देर बाद ही उसे हाथ में भारीपन सा महसूस होने लगता है और पेंसिल हिलने लगती है। हाथ में रखी पेंसिल खुद ही कागज़ पर चलनी शुरू हो जाती है और कागज़ पर हाँ मैं यही हूँ लिखा नज़र आता है। सबके होश उड़ जाते हैं।
रिया का चेहरा देखकर रिया के चेहरे पर बड़ी डरावनी सी मुस्कान होती है और उसकी आवाज़ में एक अजीब तरह का भारीपन सा आ जाता है। वो कहती है, पूछो, क्या सवाल पूछना चाहते हो तुम सब? सबकी सिट्टी पिट्टी गुम हो चुकी है इस वक्त की। तभी लीज़ा की मम्मी आ जाती है और कहती है, पार्टी टाइम ओवर। तुम सबके पेरेंट्स को मैंने मैसेज कर दिया है, सब आते ही होंगे। गेम बीच में ही अधूरा छूट जाता है और आत्मा रिया के शरीर में ही रह जाती है और किसी को इस बात का ध्यान नहीं रहता। जिसको जो मास्क मिलता है वो पहनकर निकल जाता है। रिया एक लंबे दांतों वाला, जिस पर खून जैसे धब्बे होते हैं, वो मास्क उठाती है और अपने पापा के साथ घर वापस आ जाती है। अमित, रिया बेटा पार्टी कैसी रही? रिया, अच्छी रही पापा। अमित, ये तुम्हारी आवाज़ इतनी भारी क्यों लग रही है? रिया, वो कुछ नहीं पापा, कोल्ड ड्रिंक थोड़ी ज़्यादा पी ली थी। अमित, पार्टी तो ख़त्म हो गई है, ये मास्क उतार सकती हो तुम? रिया, नहीं पापा, ये मास्क मुझे बेहद पसंद आ गया है। रिया के अंदर बैठी आत्मा सोचती है, ये वही मास्क है जिसमें मैं छिपकर बैठी थी। ये तो मेरे साथ रहेगा हमेशा अब। घर पहुंचते ही आरती रिया से कहती है, ये किसका मास्क है जो तुम पहन कर आई हो? ये तो वो नहीं है जो तुम घर से पहन कर गई थी। लीज़ा ने सब मास्क मिक्स कर दिए थे ताकि सब एक दूसरे का मास्क पहन सके। तुम्हारी आवाज़, ओहो माँ, बस भी करो सवाल पूछना। गुस्से से रिया अपने कमरे में चली जाती है। आरती रिया के पीछे कमरे में जाने लगती है। तभी अमित उसे रोक देता है और कहता है, मैंने भी उससे यही सवाल पूछा था, जवाब था कोल्ड ड्रिंक। आरती, तुम्हें कुछ अजीब नहीं लगा उसका बर्ताव? अमित, लगा तो सही आरती, लेकिन अभी कुछ कहना ठीक नहीं है, सुबह देखते हैं। रिया अपना मास्क ड्रेसिंग टेबल पर रखकर सो जाती है। रिया सुबह उठकर सबसे सामान्य तरीके से बात करती है और उसकी आवाज़ में भारीपन भी नहीं होता। अमित आरती से कहता है, देखा, तुम बेकार में परेशान हो रही थी, अपनी रिया ठीक है। आरती सिर्फ हाँ में सिर हिला देती है। उसका दिल कह रहा होता है कहीं तो कुछ गड़बड़ है, लेकिन समझ नहीं आ रहा होता। रिया स्कूल चली जाती है और वो आत्मा मास्क में छिपकर उसके कमरे में बैठी होती है। आत्मा अंधेरा होने के बाद ही रिया के शरीर में प्रवेश कर सकती थी, इसलिए दिन में वो मास्क के अंदर छिपकर बैठी रहती थी। उस मास्क से उसे खास लगाव था। काम वाली बाई सफाई कर रही होती है रिया के कमरे की। अचानक उसकी नज़र मास्क पर पड़ती है तो वो डर जाती है और आरती से कहती है, मेम साहब, रिया बेबी के कमरे की सफाई मैं नहीं करूँगी। बेबी के कमरे में पड़े मास्क से मुझे बहुत डर लग रहा है। रुक, ये मास्क ही उठाकर मैं फेंक देती हूँ अभी कचरे में। आरती कचरे के डिब्बे में मास्क फेंक देती है और शाम को रिया को आशु का ख्याल रखने का बोलकर मार्केट चली जाती है। रिया और आशु आपस में खेल रहे होते हैं। जैसे जैसे अंधेरा बढ़ता जाता है, रिया बेचैनी सी महसूस करने लगती है। वो अपने कमरे में जाती है और मास्क उठाकर पहन लेती है और सीधा आशु के पास चली आती है। आशु उसे देखकर डर जाता है और रोने लगता है। रिया उसे बेड से उठाकर ज़मीन पर गिरा देती है और कहती है, जब देखो अपनी माँ से चिपका रहता है, और हंसने लगती है। तभी आरती दरवाज़ा खुलकर जैसे ही दाखिल होती है और देखती है कि आशु ज़मीन पर बैठा हुआ रो रहा है और रिया सामने खड़ी ज़ोरों से हंस रही है। एकदम से रिया को आरती के आने का आभास होता है तो वो चुप हो जाती है और आशु को गोद में उठाने लगती है, लेकिन आशु नहीं जाता। आरती आशु को गोद में उठाती है तो आशु रिया की तरफ इशारा करते हुए भूत भूत कहता है। आरती रिया के हाथ में मास्क देखकर कहती है, ये मास्क तो मैंने फेंक दिया था, तो ये तुम्हारे पास कैसे आया? रिया मुस्कुराकर कहती है, ये तो मेरे कमरे में ही था। रिया की आवाज़ फिर से बदली हुई होती है। आरती रिया को कुछ नहीं कहती, पर वो समझ जाती है कुछ तो गड़बड़ है। रात को खाने की मेज पर शाकाहारी खाना देखकर रिया को गुस्सा आ जाता है और वो खाने की प्लेट उठाकर फेंक देती है। अमित रिया पर हाथ उठाने वाला होता है कि आरती अमित को रोक देती है और इशारे से चुप रहने को कहती है। रिया, मैं सिर्फ मटन या चिकन ही खाऊंगी, ये घास फूस मेरे बस की नहीं है। आरती झट से ऑर्डर करके उसके लिए मटन मंगवा देती है। आरती सबके सो जाने के बाद आशु के साथ जो रिया ने किया था वो अमित को बताती है। रात में आरती पानी लेने के लिए किचन की तरफ जाती है तो देखती है कि रिया दीवार पर उल्टा चढ़ रही होती है। उसके हाथ से डर के मारे पानी का जग ही नीचे गिर जाता है।
तभी अमित बाहर आ जाता है और देखता है रिया आरती को गले से पकड़कर जोर से उठाती है और नीचे गिरा देती है। आरती पूछती है, आखिर तुम मेरे परिवार के पीछे क्यों पड़ी हो? तुम्हारी और मेरी दुश्मनी क्या है? आत्मा कहती है, मेरी तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है। तुम्हारी बेटी और उसके दोस्त आत्मा बुलाने का गेम खेल रहे थे, मैं सच्ची में आ गई। वो जोर से हंसने लगती है। अमित मंदिर के कमरे से गंगा जल लाकर रिया के ऊपर छिड़क देता है, जिससे रिया शांत हो जाती है। अमित उसके मुंह पर से मास्क उतारने की कोशिश करता है तो वो जोर से फुफकारती है, मुझे छोड़ दो। अमित फिर से उसके ऊपर गंगा जल छिड़क देता है, जिससे वो एकदम से चुप हो जाती है। उसके चेहरे पर से वो मास्क उतारकर सीधा गैस के ऊपर जलने के लिए रख देता है। मास्क के जलने की बहुत आवाज़ होती है और दुर्गंध आती है। यहाँ मास्क जलता है, वहाँ रिया भी बेहोश हो जाती है। अमित आरती को ज़मीन से उठाता है और पानी देता है पीने के लिए। रिया पूरी तरह बेहोश पड़ी होती है। सुबह जब उसे होश आता है तो उसे कुछ भी याद नहीं होता। अमित, आरती और रिया उस दिन घर पर ही रहते हैं। अमित और आरती शाम का इंतज़ार कर रहे होते हैं ताकि वो देख सके उस आत्मा ने रिया का पीछा छोड़ा कि नहीं। लेकिन रिया को शाम को पहले जैसा मस्ती करते देख वो तनाव मुक्त हो जाते हैं। आखिरकार आत्मा रिया के शरीर को छोड़कर चली ही जाती है। अब सुनते हैं हमारी आज की आखिरी कहानी। पूरा मोहल्ला हैलोवीन का जश्न मना रहा था। सभी घर सजाए गए थे और कद्दुओं का नाश कर उन्हें जैक ओ लैंटर्न में तब्दील कर दिया गया था। बच्चों से लेकर वयस्क सभी भूतिया कॉस्ट्यूम में थे। 3 प्यारे बच्चे भूतों के गेटअप में घर घर जाकर ट्रिक और ट्रीट खेल रहे थे। उनका नाम था अंकुश, रेनू और रेहान। तीनों जा ही रहे थे कि सहसा रास्ते में ही ठिठक गए। अंत में मिस रमोला का घर था। एक अकेली खड़ूस बुढ़िया जो किसी से सीधे मुंह बात नहीं करती थी और न ही मोहल्ले वालों के साथ त्यौहार मनाती थी। अगर बच्चे खेलते हो उनके घर के पास तो उन्हें डराकर भगा देती थी। इस बार भी मिस रमोला ने अपने घर को नहीं सजाया था। अंकुश और रेहान डर कर पीछे मुड़े ही थे कि रेनू उन्हें रोकते हुए बोली, कहाँ जा रहे हो तुम दोनों? चलो रमोला आंटी को भी ट्रिक और ट्रीट करते हैं। रेहान खौफ के मारे कांपते हुए बोला, नहीं बाबा नहीं, मैं नहीं जाऊंगा वहाँ। रमोला आंटी बड़ी डरावनी है। अंकुश तो लगभग रो ही पड़ा था। उसने भी रेहान की बात से सहमति जताई, लेकिन रेनू कहाँ मानने वाली थी। वो उन दोनों को ही पकड़कर घसीटते हुए लेकर गई रमोला आंटी के द्वार तक और फिर उनका द्वार खटखटाया। पहली बार में कोई जवाब नहीं आया। अंदर से बिल्कुल खामोशी छाई रही। रेनू ने दूसरी बार खटखटाया तो अंदर से एक बेहद ही कर्कश आवाज़ आई, कौन है? चलो भागो यहाँ से, परेशान मत करो। इसे सुन रेहान और अंकुश दोनों ही दहाड़े मारते हुए रोने लगे, लेकिन रेनू ने उन्हें फिर भी जाने नहीं दिया और उसने एक बार फिर से खटखटाया। इस बार घर से किसी के जोरों से पैर पटकते हुए चलने की आवाज़ आई और धड़ाम करते हुए द्वार खुला। मिस रमोला ही थी वो, जिनके सफ़ेद बाल खुले और बिखरे हुए थे। चेहरा गुस्से के कारण पहले से डरावना हो गया था और आंखें तो उनकी अंगारे बरसा रही थी। उन्होंने बच्चों को घूरते हुए कहा, क्या है, क्यों परेशान किया मुझे? अगर तुम लोगों ने मुझे। लेकिन तभी रेनू ने उन्हें देखकर एक प्यारी सी मुस्कान दी जिसमें उसके सभी दांत चमक रहे थे। उस मुस्कान को देख रमोला का दिल पिघल गया और उन्होंने बच्चों को गले लगा लिया। तभी नैरेटर बोला, पोलगेट टूथपेस्ट, यह आपके दांतों को नहीं मगर किसी भी अनजान से आपका रिश्ता मजबूत कर सकता है। यह आपको अंदर से मजबूत बनाता है बजाय आपके दांत साफ करने के, ताकि आप दे सके एक प्यारी दिल पिघला देने वाली मुस्कान, खुशियाँ बांटे। पोलगेट टूथपेस्ट खरीद कर भी आप लोगों को खुश कर सकते हैं। कमाई की रकम हम किसी नेक काम में नहीं डालेंगे बल्कि हम अपनी जेब में डालेंगे। और तभी श्वेता ने टीवी बंद कर दिया। वो मुंह बनाते हुए बोली, पता नहीं आजकल के एड्स वालों को क्या हो गया है, कुछ भी नॉनसेंस एड्स बनाते हैं। भला एक टूथपेस्ट का मजबूत रिश्ते से क्या ताल्लुक है? मीनिंगफुल एड्स तो हटवा देते हैं मगर ऐसे घटिया नॉनसेंस एड्स से किसी को आपत्ति नहीं है। और मुझे यकीन है कि कई बेवकूफ़ लोग। श्वेता की बात बीच में ही रुक गई जब उसे आकाश के फूट फूट कर रोने की आवाज़ आई। उसने चिंतित स्वर में पूछा, आकाश क्या हुआ तुम्हें यूं अचानक? आकाश अपनी आंख और नाक पोंछता हुआ बोला, क्या ऐड था, वाह, उसने रुला ही दिया।
उस बच्ची ने पोलगेट से दांत घस के जो स्माइल दी ना, और फिर वो चारों जो गले लगे। श्वेता ने तुरंत ही सोफे से एक कुशन उठाकर आकाश को दे मारा। आकाश कुछ समझ ही नहीं पाया कि श्वेता अचानक से किस बात पर नाराज हो गई थी। श्वेता गुस्से से बोली, तैयार हो जाओ इडियट। रिकी के घर पर आज हेलोवीन की पार्टी है, याद है या नहीं? नॉनसेंस। ये बोलकर वो तैयार होने चली गई। आकाश भी उठकर तैयार होने चला गया, लेकिन उसके दिलो दिमाग पर पोलगेट का वो ऐड ही छाया था। वो पोलगेट से दांत साफ कर ही रहा था कि सहसा उसके दिमाग में एक नेक विचार आया। उसके बिल्डिंग में भी तो मिस रमोला की तरह एक खड़ूस शख्स रहते हैं, अंकल टॉम। वर्षों पहले उनका पुत्र जेरी खेलते खेलते एक हादसे में मारा गया था। उनकी पत्नी भी उन्हें छोड़कर चली गई थी। तब से बेचारे अकेले ही रहते हैं अपने घर में, न कभी बाहर जाते और न कभी उनसे मिलने कोई आता है। उन्होंने दरवाजे पर ही लिख रखा है कि वो किसी से भी मिलना पसंद नहीं करते। आकाश ने सोचा कि वो भी अंकल टॉम के जीवन में खुशियाँ लाएगा। उसके लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना था, बस पोलगेट से घसे दांतों की चमकदार मुस्कान ही तो देनी थी। वो ये बात श्वेता को बताने ही वाला था, फिर उसे लगा कि श्वेता उसे मना कर देगी, इसलिए एक बहाना बना दिया। उसने श्वेता से कहा, जानू, ये अभी मेरे मामा जी का कॉल आया था, उनको एक अर्जेंट काम है, इसलिए तुम चली जाओ आगे, मैं 1 घंटे में ही पहुंच जाऊंगा। श्वेता ने भी इस बात का विरोध नहीं किया और अकेले आगे चली गई। श्वेता के जाने के बाद ही आकाश पास के केक शॉप गया और वहां से केक खरीद लाया। अपने पसंदीदा स्लैशर फिल्म आई नो यू लेट द डॉग्स आउट के नायक जेम्स हेलिक्स का गेटअप कर वो तैयार हो गया। अब बस उसे केक ले टॉम अंकल को ट्रिक और ट्रीट करना था और अपनी मोहक मुस्कान के साथ वो केक गिफ्ट कर देना था। अपने मन में खुद को शाबाशी देते हुए वो टॉम अंकल के अपार्टमेंट की तरफ चल दिया। उसे यकीन था कि अंकल टॉम बहुत खुश होते इन सब से। अंकल टॉम का अपार्टमेंट बस 2nd फ्लोर ही तो नीचे था। आकाश को उनके अपार्टमेंट तक पहुंचने में बस 2 ही मिनट लगे। अंकल टॉम के दरवाजे के बाहर कई बोर्ड टंगे हुए थे, जिनमें मेहमानों को साफ चेतावनी थी कि कोई भी उन्हें तकलीफ देने की ज़रूरत ना करे। ऐसा करने पर वो स्वयं ही जिम्मेदार होंगे। इसके साथ ही कुत्ते की चेतावनी भी थी। अंकल टॉम के पास एक कुत्ता था, ड्रूपी नाम का, जो बड़ा ही खतरनाक था। इसके बाद भी आकाश ने हार नहीं मानी। उसे अपने अंदर पोलगेट की शक्ति महसूस हो रही थी। आकाश ने डोरबेल बजाई पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। दूसरी तरफ से उसने दोबारा कोशिश की पर वही नतीजा। तीसरी बार वो ट्राई कर ही रहा था कि उसे अपने आंखों के कोनों से कोई दिखा। उस तरफ देखने पर आकाश ने एक डरावने से बच्चे को देखा। ऊपर से लेकर नीचे तक सफ़ेद कपड़े, त्वचा भी बेहद सफ़ेद थी और होठ उसके खून जैसे लाल, आंखें डरावनी सी थी। आकाश उस बच्चे के गेटअप से बड़ा प्रभावित हुआ। बेहद ही वास्तविक लग रहा था। काफ़ी मेहनत की थी उसके अभिभावकों ने, लेकिन तभी उसे ध्यान आया कि उसने उस बालक को यहाँ पहले कभी नहीं देखा था। इसलिए उसने उस बालक से ही पूछ लिया, बेटा आप यहाँ के तो रहने वाले नहीं हैं, क्या आप आज ही आए हैं या किसी के घर में मेहमान हैं? उस बालक ने अपनी गर्दन नाटकीय तरीके से उठाई और अपनी डरावनी आंखों से आकाश को घूरा। आकाश को लगा कि बालक एक अनजान के सामने असहज महसूस कर रहा था, इसलिए उसने दोस्ताना अंदाज में अपनी बत्तीसी दिखाते हुए कहा, मेरा नाम आकाश है, मैं यहीं रहता हूँ। और आपका नाम? बच्चे ने इस बार ज़ोर से उत्तर दिया, जेरी। ये सुन आकाश बहुत खुश हुआ, क्योंकि उसकी पोलगेट वाली मुस्कान ने बच्चे पर असर कर दिया था। वो आगे कुछ बोलता, तभी अंकल टॉम का दरवाज़ा धड़ाम करके खुला। वो बाहर आते ही चिल्लाए, जेरी माय चाइल्ड। आकाश को लगा यही मौका है और उसने अपनी पोलगेट की मुस्कान चमकाते हुए कहा, ट्रिक और ट्रीट। ये सुन अंकल टॉम को मानो ज़ोरदार बिजली का झटका सा लगा। वो खौफ के मारे लड़खड़ाते हुए नीचे गए। वहीं आकाश का घोंघे से धीमा दिमाग ये सब प्रोसेस ही कर रहा था कि उसने जो देखा उसके दिमाग का फ्यूज़ ही उड़ गया। उसकी आंखों के सामने वो बालक जिसने अपना नाम जेरी बताया था, वो पारदर्शी होते हुए हवा में लुप्त हो गया। आकाश इतना डर गया कि उसकी आवाज़ उसके हलक में ही अटक गई। उसी समय अंकल टॉम गुर्राते हुए बोले, यू फूल, ये तुमने क्या कर दिया? मेरा जेरी, अब मैं उससे मिल नहीं पाऊंगा।
आकाश, जो अब भी कुछ समझा नहीं था, उसने साहस करके पूछा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है अंकल, ये सब क्या हो रहा है?" अंकल टॉम बोले, "अरे मूर्ख, हैलोवीन के दिन आत्माएं अपने अपनों से मिलने आती हैं। हैलोवीन की परंपरा ईसाइयत से भी पुरानी है और ये केल्टिक लोगों का त्यौहार था, क्योंकि इस दिन आत्माएं आती थी जिनमें कई बार बुरी आत्माएं होती थी, तो उन्हें दूर भगाने के लिए लोग भूत आदि के कॉस्ट्यूम पहनते थे और अन्य लोगों के घर जा जाकर सॉल केक मांगते थे। यहीं से ट्रिक और ट्रीट और कॉस्ट्यूम पहनने की परंपरा शुरू हुई थी। जिन लोगों के घरों से कॉस्ट्यूमधारी सॉल केक मांग लेते थे, उनके घर फिर आत्माएं नहीं आती थी। मैं पूरे साल हैलोवीन का इंतज़ार करता हूँ ताकि अपने बेटे जेरी से दोबारा मिल सकूँ, पर तुमने सब सत्यानाश कर दिया। आखिर तुमने ये क्यों किया? यहाँ टंगे बोर्ड नहीं पड़े थे?" आकाश घबराते हुए बोला, वो मैंने पोलगेट का ऐड देखा था। पोलगेट अंदरूनी शक्ति, खुशियाँ बांटो।" इसे सुन अंकल टॉम का चेहरा क्रोधाग्नि से लाल हो गया। वो गरजते हुए बोले, "ड्रूपी, इस नामाकुल को जिंदा मत छोड़ना।" इतना कहते ही टॉम के उनके कमरे से एक कुत्ते के भौंकने की आवाज़ आई। आकाश समझ गया कि अब अंकल टॉम उसके खून के प्यासे बन गए हैं और उसकी मौत तय है, इसलिए अपनी जान लेकर वहाँ से दौड़ पड़े। उसी क्षण ड्रूपी भी अपार्टमेंट से बाहर निकला और आकाश के पीछे पड़ गया। अंकल टॉम अपने अपार्टमेंट में गए और बड़ा सा चाकू उठाकर वो भी आकाश के पीछे गए। उन वीराना कॉरिडोर में बेतहाशा भागते हुए आकाश बस बचने के उपाय ही सोच रहा था। पूरी सोसाइटी के लोग छत पर पार्टी कर रहे थे, इसलिए बिल्डिंग लगभग खाली ही थी। किसी से सहायता नहीं मांग सकता था वो। ऊपर से अगर छत पर भागता वो तो कई मासूम लोगों की जान खतरे में डाल सकता था। इसीलिए उसने अपने कमरे में जाने का तय किया। वहाँ से वो श्वेता को भी सतर्क कर देता और पुलिस को बुला ही लेता। वो कॉरिडोर में अंधाधुंध भाग ही रहा था कि उसे सामने से उम्मीद की एक किरण आते दिखी। ये थे सोसाइटी के सेक्रेटरी मिस्टर घोष, जिनसे आकाश बहुत चिढ़ता था, मगर जैसा बड़े बुजुर्ग कह गए हैं, मुसीबत के समय गधे को भी बाप बनाना पड़ता है। आकाश मिस्टर घोष से चीखते हुए बोले, मिस्टर घोष, अंकल टॉम मुझे जान से मारना चाहते हैं, प्लीज़ मेरी हेल्प कीजिए।" एक वक्त के लिए मिस्टर घोष भी डर गए थे ये बात सुन, लेकिन जब उन्होंने पीछे अंकल टॉम को अपने हाथ में चाकू लिए और ड्रूपी के साथ देखा, तो वो मुंह बनाते हुए बोले, "हैं, मैं बेवकूफ़ नहीं बनने वाला मिस्टर आकाश, ये सब बकरा बनाने का नाटक है। मैंने भी आई नो यू लेट द डॉग्स आउट देखी है। आप उसके हीरो जेम्स बने हैं और अंकल टॉम फिल्म के खलनायक स्लैशर जॉन पिग बने हैं, जो अपने कुत्ते डेथ के साथ अपने बाकी कुत्तों के मौत का बदला लेते हैं। वैसे अंकल टॉम भी इन सब में दिलचस्पी रखते हैं, ये आज पता चला मुझे तो वे..." घोष की बात खत्म होने से पहले ही आकाश बिजली की रफ्तार से उसके पास से गुजर गया। जी में तो उसके बहुत आया कि घोष को एक जोरदार मुक्का जड़ दे, मगर समय नहीं था इन सब के लिए। अंकल टॉम भी ड्रूपी के साथ मिस्टर घोष के बगल से गुजर गए। मिस्टर घोष अपने घर चले, इस बात से अनजान कि आज उनकी सोसाइटी में सच में एक कत्ल होने वाला था। आकाश जैसे तैसे अपने अपार्टमेंट में पहुंचा। जिसमें दाखिल हो उसने द्वार को अच्छे से लॉक किया और फौरन भारी फर्नीचर से उसे बंद कर दिया। अंदर जाकर उसने श्वेता को कॉल करना चाहा, मगर कनेक्शन ही नहीं मिल रहा था और तभी उसे अपने द्वार के बाहर ड्रूपी के भौंकने और उसके द्वार को खोलने की नाकाम कोशिशों की आवाज़ सुनाई दी। वो बेहद डर गया इससे। वो सीधे अपने कमरे में गया और उसने उसका भी द्वार लॉक कर दिया। अंदर भी नेटवर्क नहीं था, इसलिए वो खिड़की के पास आया। वहाँ नेटवर्क था, इसलिए उसने फ़ौरन श्वेता को कॉल लगाना चाहा कि सामने का नज़ारा देख उसकी सांस ही अटक गई। अंकल टॉम पाइप के सहारे उसके कमरे की खिड़की तक आ गए थे। उन्होंने अपने चाकू की मुठ से कांच पर लगातार वार किए और कांच कुछ ही पलों में टूट गया। इस सब में आकाश इतना डर गया कि उसके हाथ से मोबाइल छूट फर्श पर गिरकर कहीं चला गया। उसने तुरंत ही मोबाइल खोजना चाहा, मगर अंकल टॉम अब अंदर आ चुके थे और वो आकाश को खा जाने वाली नज़रों से देख रहे थे। आकाश उठा और द्वार की तरफ भागा, जिसे उसने खुद ने ही लॉक किया था, जो अब उसकी हड़बड़ी के कारण खुल भी नहीं रहा था। इतने में अंकल टॉम उस तक आ गए और उन्होंने उसे पकड़कर फर्श पर पटक दिया। आकाश दर्द के मारे ज़ोर ज़ोर से चीख पड़ा,
लेकिन उसकी आवाज़ सुनने वाला कोई नहीं था वहाँ। आकाश रोने लग गया और गिड़गिड़ाने लगा, मगर अंकल टॉम के सर पर खून सवार था। आज वो आकाश को मार कर ही दम लेते। उन्होंने अपना चाकू हवा में उठाया और पूरी शक्ति के साथ आकाश के सीने में उतारने ही वाले थे, लेकिन अंकल टॉम को एहसास हुआ कि किसी ने उनके हाथ को पकड़ रखा है। अंकल टॉम ने ध्यान से देखा तो पाया कि उनका चाकू आकाश की छाती से मुश्किल से थोड़ा ऊपर ही था। उनके हाथ को रोक रखा था जेरी ने। जेरी को देखते ही अंकल टॉम का सारा गुस्सा काफूर हो गया। उनकी आंखें नम हो गई और हाथ से चाकू छूट गया। वो रोते हुए प्यार से बोले, बेटा जेरी। जेरी की आत्मा ने भी उत्तर दिया, पापा। फिर कुछ क्षण बाद बोला, आपको ये नहीं करना चाहिए। अंकल टॉम, जो कुछ समय के लिए सब भूल गए थे, उन्हें आकाश की बेवकूफ़ी दोबारा से याद आ गई। वो भड़कते हुए बोले, मैं इसे माफ़ नहीं कर सकता। इसने तुम्हें मुझसे छीनने की कोशिश की थी। मैं इसे। जेरी बीच में बोला, इन्हें माफ़ कर दीजिए पापा, इनके इरादे नेक थे। ये जानबूझकर ऐसा नहीं कर रहे थे, और जो माफ़ कर सकता है, गॉड उन्हें ही सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं। अंकल टॉम अपने बच्चे की बात टाल न सके। उनके आंसू के साथ ही उनका गुस्सा बह गया। उन्होंने प्यार से अपने बच्चे को सहलाना चाहा, मगर उनका हाथ जेरी की आत्मा के आर पार हो गया, जिससे उन्हें बहुत तकलीफ हुई। जेरी प्यार से बोला, पापा, अब आप मुझे उस पार जाने दीजिए। मरने के बाद भी मैं यहाँ नहीं रह सकता हूँ। आप और मैं, हम दोनों ही यहाँ बंधे हुए हैं। आप भी आज़ाद हो जाइए और मुझे भी गॉड के पास जाने दीजिए। इसी में सबकी भलाई है। यहाँ दुनिया में आकाश अंकल जैसे लोग हैं। ये दुनिया अब भी जीने लायक है। आप इस दुनिया में खुशियाँ तलाशिए। फिर जेरी आकाश की तरफ देखते हुए बोला, आकाश अंकल, खुशियाँ या अंदरूनी शक्ति पोलगेट से दांत साफ करने से नहीं आती है। वो आती है दिल से, एक नेक दिल से जो आपके पास है। आपको इन पूंजीवादियों के केमिकल से भरे उत्पादों की ज़रूरत नहीं है। वो बस आपकी जेब खाली करेंगे और सेहत खराब करेंगे। अब अंकल टॉम बोले, मुझे माफ़ करना मेरे बेटे, मेरी वजह से तुम्हें यहाँ इतने सालों तक। जाओ मेरे बच्चे, गॉड के पास चले जाओ और वहाँ खुश रहना। जेरी ने दोनों से कहा, आप ऐसे ही खुशियाँ बांटते रहिए। आप दोनों को भी हैप्पी हेलोवीन। इतना कहकर जेरी हवा में उड़ने लगा और छत से एक रोशनी से निकली। कई साल बाद जो वो किसी पार्टी में आए थे, उनके आते ही उनके पुराने दोस्तों ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया और बस सब पार्टी करने में लग गए। आकाश ये देखकर काफ़ी खुश हुआ। उसने पोलगेट की ट्यूब को डस्टबिन में डाला और स्टाइल से वहाँ से निकल गया। और तभी उसके ध्यान में आया कि उसे रिंकी के पास जाना है। अंकल टॉम तो नहीं, मगर हाँ, श्वेता उसका कत्ल ज़रूर कर देगी आज। वो तुरंत ही भाग निकला। कैसी लगी आपको ये कहानियाँ? हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। मिलती हूँ एक नए वीडियो में कुछ नई और डरावनी कहानियों के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।